अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान में सियासी तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का मौजू इस वक्त ज़ेर बहस बना हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हुकूमत बेइख्तियार है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही बातचीत करेगी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कब और किस लिए होंगे, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। 2 रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने वाज़े और दो टोक अंदाज में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से ही मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि हुकूमत इस सिलसिले में बेइख्तियार है। जबकि कल हमारे ही प्रोग्राम में रऊफ हसन ने कहा था कि मौजूदा हुक्मरान तो सिर्फ मोहरे हैं और असल ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है। ये तो खुद मोहताज हैं, ये रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल होते हैं, ये खुद इस एल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की, कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। खान साहब बात करना चाहते हो, वहां से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। रिस्पांस आता तो कौम के सामने होता। खान साहब की बड़ी पुरानी कंटेंशन है कि पावर का जो मंबा है वो कहाँ है। इस वक्त जो हुकूमत आप देख रहे हैं सिर्फ मोहरे हैं। पुरानी बात है उनकी, जब उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं, वो रहती है, हमारी कंटेंशन वो मौजूद है। वो बात इसलिए नहीं करनी हमने कि जी हम उनके साथ को डील करके आना चाहते हैं, हम उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि आइन में कुछ हदूद मुकर्रर की गई है हर इंस्टीट्यूशन के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो हदूद मुकर्रर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार करें, जबकि इन दोनों रहनुमाओं के अलावा पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा शिबली फराज ने भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात की है। शिबली फराज का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक हकीकत है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। सर, ये मुज़ाकरात किससे करें? हर एक देखिए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इशारतन किनायतन हमें बात नहीं करनी चाहिए कि ये एक रियलिटी, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो जो भी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, कि ये सारे मिलकर तय करें कि जी हमने किन बुनियादों पे ये मुज़ाकरात करने हैं। शिबली फराज का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर इससे पहले माहौल साजगार होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा हमाद अजहर ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुतल्लिक बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशन ली है। हमाद अजहर ने अपने बयान में कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब तक इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे जब तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया समेत कायदीन और रहनुमाओं की रिहाई और मैंडेट की वापसी नहीं होती। हमाद अजहर ने एक्स पर तफसीली पोस्ट में लिखा है कि मेरी जाती राय में मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में क्रेडिबिलिटी और एथिक्स का फुकदान है। उन्होंने लिखा कि गेंद अब इमरान खान के हाथ में है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दागदार डंडा है जो अपनी अफादियत खो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इन्हीं मुतज़ाद बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि रऊफ हसन नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर रहे हैं और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। लिहाजा शिबली फराज अपने कायदीन के साथ मुज़ाकरात करके पूछ ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। उधर से NOC मिल जाए तो हम हाजिर हैं। इसके अलावा हुकूमत बनने के बाद इसाक डार PMLN के सीनियर रहनुमा, जिनको वजीर खजाना का कलंदार नहीं दिया गया था बल्कि वजीर खारजा बनाया गया था, उन्हें आज नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसाक डार की इस तकर्रुरी के पीछे वजह क्या है और इसके अलावा दीगर मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मीर ने। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त बहस जारी है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज इसाक डार साहब को नायब वजीर आजम बना दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आपको याद होगा कि इलेक्शंस के फौरी बाद ये खबरें आ रही थी कि बाज़ हल्के जो है वो नहीं चाहते कि वजीर खजाना बने इसाक डार साहब, और बाद में ऐसा ही हुआ, उनको वजीर खजाना नहीं वजीर खारजा बनाया गया। लेकिन आज जब उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो इसका मकसद आपको क्या नजर आता है? क्या उनके इख्तियारात में इजाफा हो जाएगा या सिर्फ एक सिंबॉलिक अपॉइंटमेंट है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये ओहदा देके कोई मैसेजिंग की गई है नून लीग की जानिब से? देखिए, इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है। पहली बात यह है कि आज संडे है, इतवार का दिन है, और इतवार के दिन एक नोटिफिकेशन हुआ है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब के दौरे पे हैं, और यकीनन शहबाज शरीफ साहब
के हुक्म से ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी क्या थी, इतवार के दिन क्या जरूरत थी कि इसहाक डार साहब का नोटिफिकेशन किया जाए। तो इस पे जो रिएक्शन आया है विद इन PMLN एंड आउटसाइड दी PMLN वो ये है कि जी ये कोई पावर स्ट्रगल है और किसी किस्म का कोई अंदर एक रस्साकशी चल रही है। क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको पार्टी का सदर बनाया जाए, और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म है तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसमें जो बात मेरे तक पहुंची है वो यही है कि जिस तरह एक ज़माने में चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वो उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। तो इसहाक डार साहब का जो ओहदा है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का हो गया है, लेकिन उनके पास कोई ज्यादा इख्तियार नहीं होगा। लेकिन बतौर वजीर खारजा उनको फायदा ये होगा कि जब वो किसी बैरूनी मुल्क के दौरे पे जाएंगे तो उनकी जो आवभगत होगी या जो उनके साथ जो बातचीत होगी तो वो सिर्फ ये नहीं होगी कि ये जो वजीर खारजा से हम बात कर रहे हैं, ये भी होगी कि हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जी शायद इसहाक डार साहब जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का भी इंचार्ज बना दिया गया, लेकिन जब मैंने चेक किया तो ये बात गलत है। इसहाक डार साहब जो है वो सिर्फ वजीर खजाना है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। शायद इसका मकसद ये है कि बतौर वजीर खारजा जो है उनकी अहमियत में मजीद इजाफा हो जाए, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने से जो पार्टी के अंदर एक पावर स्ट्रगल के बारे में एक बहस चल रही है, वो बहस जो है वो मजीद तेज हो जाएगी और लोगों को ये कहने का मौका मिलेगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक पावर स्ट्रगल चल रही है। हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाहता था हामिद मीर साहब कि अब वो अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए और जाहिर सी बात है पॉलिटिकल हैवी वेट है, नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं, तो क्या उनका जो इन्फ्लुएंस है वो काबीना पे अब ज्यादा होगा, मुख्तलिफ वजारतों में भी क्या उनका इन्फ्लुएंस होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए ना, एक तो मेरे सामने मिसाल है चौधरी परवेज लाई साहब की जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है कि इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये भी मुनासिब नहीं समझा या ज़रूरी नहीं समझा कि सदर पाकिस्तान को बताएं कि जी हम इनको इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, क्योंकि ये कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है, कोई ऐसी समरी नहीं होती जिसपे कि सदर के दस्तखत भी ज़रूरी होते हैं। ये कोई कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो कोई आईनी ओहदा तो है नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये बिल्कुल कोई आईनी ओहदा नहीं है और ना ही पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश है। पहले भी जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे तो उन्होंने परवेज लाई साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उनके हुक्म पे बने थे। लेकिन अब आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है दोबारा, लेकिन ये ओहदा जो है ये इतना गैर अहम है, इतना बेख्तियार होता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के मौजूदा जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने सदर साहब को बताना भी मुनासिब नहीं समझा। और सदर साहब भी जो है परवेज टीवी के जरिए पता, परवेज इलाही साहब को जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो जाहिर सी बात है उनको राम करने के लिए, उनको कोalition में शामिल करने के लिए उस वक्त बनाया था। तो क्या अभी भी मुतमईन करने के लिए इसहाक डार साहब को ये ओहदा दिया गया है? मेरा ख्याल है कि हम एक पॉजिटिव एंगल से अगर देखें तो इसहाक डार साहब पे बतौर वजीर खारजा काफी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने आने वाले दिनों में काफी मुल्कों का दौरा करना है, तो उनके पॉलिटिकल वेट में थोड़ा इजाफा किया गया है कि जब वो किसी कैपिटल में जाएं तो उनको सिर्फ ये ना लगे कि ये वजीर खारजा आ गया, उनको ये भी लगे कि वो हो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए। इसके अलावा मीर साहब इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से बहुत बहस जारी है। कई हुकूमती रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि सियासी मसाइल हल करने के लिए हमारे साथ बैठे, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये तो मोहरे हैं, तो इनसे बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी इस्टेब्लिशमेंट से होगी। बल्कि हमारे प्रोग्राम में शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि आर्मी चीफ और DG ISI से बात होगी। कल रऊफ हसन साहब भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए इमरान खान तैयार है, वो कमेटी भी बना चुके थे, लेकिन कोई कांटेक्ट हो नहीं रहा। क्या चल क्या रहा है इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से? कुछ है भी या सिर्फ बातें ही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा शहजाद इकबाल साहब। बस ये है कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और शहरियार आफरीदी साहब और रऊफ हसन साहब को सवाल ऐसा किया कि उन्होंने जवाब में ये कहा कि अगर हम बातचीत करेंगे तो आर्मी चीफ से और DG ISI से करेंगे, इसके अलावा तो कोई नई बात नहीं। मेरा ख्याल है ये एक बहुत पुराना मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का। वो ये कहते हैं जी कि ये जो हुकूमत है जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, ये हुकूमत जो है ये किसी की प्रॉक्सी है, इनके तो पास कोई इख्तियार नहीं है और मुज़ाकरात अगर हमने करने हैं
तो वो हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। अब जो हुकूमती जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके बहुत से रहनुमाओं ने ये कहा जी कि देखें जी ये तो बड़ी कंट्राडिक्शन है, ये तो मुनाफकत है कि आप कहते कुछ है, आप कहते हैं हम सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, लेकिन आप कहते हैं बातचीत हमने जो है वो फौजी क़यादत से करनी है। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई नई बात तो है नहीं है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून को तनकीद करने का हक जरूर है, उनको ये कहने का हक जरूर है कि जी ये तहरीक इंसाफ की मुनाफकत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रऊफ हसन साहब ने जो आपके साथ बात की है, और रऊफ हसन साहब पार्टी के तर्जुमान हैं, उसमें तो बड़ी क्लियर बात है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो उसमें वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को यही कहेंगे कि जनाब आपका जो किरदार है वो आइन की हदूद के अंदर होना चाहिए। और जिस तरह माजी में कुछ सियासी रहनुमा जो हैं वो उन्होंने NRO किया, कुछ रहनुमाओं ने डील की और पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो इमरान खान साहब जो है वो ना NRO चाहते हैं, ना ही वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने मुझे जेल में रखना है तो जेल में रखें, मैं ना नवाज शरीफ हूँ ना आसिफ जरदारी हूँ, आप मुझे फतह नहीं कर सकते। तो जो रऊफ हसन साहब ने आपके प्रोग्राम में जो बात कही, मेरे ख्याल से वो उनकी पार्टी का एक पुराना मौक़िफ़ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, जो उनको हुकूमत में लेके आए हैं जी उनसे मुज़ाकरात करने हैं। सही। और ये जो नून लीग के कुछ रहनुमा जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब हैं या उस दिन इसाक डार साहब ने बात की, जब वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, मसाइल हल करते हैं, तो क्या उनकी ये जो पेशकश है उसके पीछे आपको संजीदगी नजर आ रही है? और क्या इसमें इस्टेब्लिशमेंट की भी मंशा शामिल होगी, या नून लीग अपने तौर पर इस माहौल में कह रही है कि ठीक है हम बात कर लेते हैं और वो वाकई बात भी कर लेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से इरफान सिद्दीकी साहब और इसाक डार साहब असूली तौर पे एक बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि सियासी जमातों को ही आपस में बातचीत करनी चाहिए। नून लीग का मौक़िफ़ यह है कि जी जिस तरह 2018 में इमरान खान साहब जो हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो अब तहरीक इंसाफ भी यही इल्ज़ाम लगा रही है मुस्लिम लीग नून पे कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। लेकिन कब तक हम एक दूसरे पे ये इल्ज़ामात लगाते रहेंगे? आइए अब बैठ के बातचीत करें और आइंदा से इलेक्शन में धांधली का रास्ता रोकने के लिए कोई हम नई कानून साजी करते हैं तो इसके लिए हमें आपस में बैठना चाहिए। मेरा एक ख्याल है ज़ाती तौर पे कि ये एक अच्छी पेशकश है, और अगर तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी संजीदगी और पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करे तो उसको फौरन मुस्लिम लीग नून को डायलॉग में एंगेज करना चाहिए। और डायलॉग जो है वो बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, वो सबके सामने डायलॉग होना चाहिए, ताकि तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून को इंगेज करके जो अपना मौक़िफ़ है उसको साबित करे, उसको मौका मिल जाएगा कि जी हमने इनको इंगेज किया है, इन्होंने हमें मुज़ाकरात की पेशकश की थी, लेकिन जब हम मुज़ाकरात की टेबल पे इनके साथ बैठे तो पता चला कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं। अच्छा मीर साहब, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछा हूँ क्योंकि पिछले 3-4 दिहाइयों से आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत, और इसमें जो पावर स्ट्रक्चर है सिविल मिलिट्री का उसको भी आप बड़े गौर से देखते आए हैं। इस वक्त 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान जेल में रहते हैं, PTI हुकूमत से बाहर रहती है, तो मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी भी आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, जब तक आप इमरान खान से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक बड़ा मैंडेट है और चीज़ों को थोड़ा बेहतर टेम्परेचर को नीचे नहीं लाएंगे, तब तक मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं आएगी। आपको क्या लगता है कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि जैसा मामला चल रहा है वैसे ही चलने दें, या फिर बात करना जरूरी है PTI से, इमरान खान से, अगर टेम्परेचर नीचे लाना है तो? मेरे ख्याल से ये जो 2 आपने पॉइंट दिए हैं, मैं इन दोनों पॉइंट से इत्तेफाक नहीं करता। मेरा नुक्ता नज़र जो है वो एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले भी बहुत से लोग हैं इस पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल्स की अहमियत नहीं है, कोई सियासी शख्सियत जो है वो इतनी अहम नहीं है कि उसकी वजह से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा या सियासी इस्तेहकाम आएगा। असल चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको कि इमरान खान के दौर में भी उसकी खिलाफवर्जी की गई और अब मौजूदा दौर में भी उसकी खिलाफवर्जी की जा रही है, बल्कि अब तो उसको एक मजाक बना दिया गया है। तो अगर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करने हैं, तो वो इसी बुनियाद पे कह रहे हैं कि हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करके उनके सामने बैठ के उनसे कहेंगे कि आइन की हदूद के अंदर रहिए। असल बात ये है, और इस नुक्ते पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए कि जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम का जो असल रास्ता है वो है आइन और कानून पे अमल दरामद करना, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। अगर तहरीक इंसाफ कह रही है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो वो इसी वजह से कह रही है कि आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं वो खत लिख रहे हैं, तो वो इसीलिए लिख रहे हैं कि उनके ख्याल में आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और अगर लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं
वो भी कोई खत लिखने वाले हैं जो कि अभी जेर तश्कील है। तो इसीलिए उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जी आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये जो आपने पहले बात की कि इसहाक डार साहब जो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, तो यार बताएं ना, आइन में कहाँ गुंजाइश है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की? हाँ, आइन में एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर की गुंजाइश है, जो कि राना सनाउल्लाह साहब बनने वाले हैं। अच्छा, राणा साहब आ रहे हैं, काबीना का हिस्सा बन रहे हैं एडवाइजर बनकर? जी, राना सनाउल्लाह साहब को शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल किया जा रहा है एडवाइजर की हैसियत से। ठीक, ये खबर आपने दे दी है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। अदालती अमूर में हसास इदारों की मदाखलत का मामला मुल्क की तारीख में कोई नया मामला नहीं है, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इंकशाफात से भरपूर अहम खत ने इदारों को इस हल के लिए शायद पहली बार बड़ा मौका फराहम कर दिया है। इस गैर आईनी मदाखलत को कैसे रोका जाए और अगर मदाखलत हो तो जजेस क्या लाए अमल इख्तियार करें, इन सवालों के जवाब के लिए सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां असखुद नोटिस पर 3 अप्रैल को पहली समाअत के बाद 2 रोज बाद इस मामले पर अहम समाअत होगी। अहम बात यह है कि वकला की तंजीमों समेत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रही है, जबकि चीफ जस्टिस ने इस मामले पर 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और पिछली समाअत में यह इशारा भी दिया था कि हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, मगर 10 अप्रैल को जस्टिस याया आफरीदी ने समाअत से माजरत कर ली थी, जिसके बाद अब मंगल को 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अदलिया में बैरूनी मदाखलत का मामला एक संगीन मसला है, मगर शुरू दिन से हुकूमत का इस मामले पर गैर संजीदा रवैया देखा गया है और आज इस प्रोग्राम में जो तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे यह वाज़ेह होता है कि पिछले साल जब मदाखलत का यह मामला सामने आया था, जिसमें पिछले साल गर्मियों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज के घर से कैमरे पकड़े जाने का मामला भी शामिल है, तो उसी वक्त यह मसला पीडीएम हुकूमत के अहम अरकान के सामने उठाया गया था, जो आज भी उन्हीं ओहदों पर फायज हैं, मगर उस वक्त उन्होंने इस संगीन ब्रीच ऑफ प्राइवेसी और मदाखलत पर हैरानी का इजहार तो किया, अगर कोई एक्शन लेने के बजाय उसे नजरअंदाज कर दिया। इस मामले से जुड़े अहम जराए ने हमें यह तस्दीक की है कि जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज के घर से 2 खुफिया कैमरे पकड़े गए तो उन्होंने एक अपने साथी जज को फौरी तौर पर इससे आगाह किया और फिर यह मामला उस वक्त के वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर के सामने रखा गया, जो आज भी वजीर कानून है। जराए के मुताबिक आजम नजीर तारर ने उस वाक़े पर शदीद हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि यह अमल नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर इस संगीन मदाखलत पर कोई एक्शन नहीं लिया। जराए का दावा है कि वजीर कानून के बाद उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान को भी इस मामले से आगाह किया गया, जो आज भी अटॉर्नी जनरल हैं। उन्होंने भी इस पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि यह अमल किसी सूरत नहीं होना चाहिए, मगर उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, जराए का बताना है कि यह मामला उस वक्त के ISI हुकाम के सामने भी उठाया गया, मगर उन्होंने भी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, जिसका जिक्र 6 जजेस के खत में भी किया गया है। अहम बात यह कि जराए ने यह दावा भी किया है कि जज के ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम से कैमरे निकलने का मामला DG इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने भी उठाया गया, जिन्होंने बाद में जज की रिहाइशगाह से मजीद कैमरे तलाश करने के लिए पूरे घर की स्कैनिंग की, और ये वही DGI भी हैं जो आज भी अपने इस ओहदे पर फायज है। अब अहम बात यह है कि अब जब यह मामला जजेस के खत के जरिए सामने आया है तो हुकूमत ये बताने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत ने इस मामले पर फौरी एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया, मगर हकीकत यह है कि इस मामले का इल्म हुकूमत को पिछले साल से था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। अगर उस वक्त हुकूमत खुद से इस पर कोई एक्शन ले लेती तो शायद हाई कोर्ट के जजेस को यह खत लिखने की जरूरत ना पड़ती और शायद अदलिया में मदाखलत रोकने के लिए पहले ही मैकेनिज्म बनाने पर बातचीत शुरू हो जाती। अहम बात यह है कि जराए का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत किए हैं और मदाखलत का इल्म होने के बाद उन्होंने जिन जिन शख्सियात को इससे आगाह किया वो ये सारी बातें हल्फनामे की सूरत में लिखकर देने को भी तैयार हैं। इसलिए देखना होगा कि असखुद नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट इन जजेस से हल्फनामा मांगती है या नहीं। इन मालूमात की तस्दीक या तरदीद के लिए हमने वजीर कानून आजम नजीर तारर और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे रब्ता किया। वजीर कानून ने तो अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, तमाम अटॉर्नी जनरल ने अपने जवाब में हमारी मालूमात की तरदीद नहीं की और सिर्फ ये कहा है कि यह मामला इस वक्त अदालत में ज़ेरे बहस है। वजीर कानून चाहें तो अब भी हमारा प्रोग्राम लाइव है, वो इसका हिस्सा बनकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। बहरहाल अब मंगल को सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच इस अहम मामले पर समाअत करेगा, जबकि समाअत से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अपनी तहरीरी तजावीज़ भी सुप्रीम कोर्ट को भेज दी हैं। जबकि अहम बात यह है कि कल फेडरल जुडिशल अकेडमी से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अथन मिनुल्लाह ने
बैरूनी मदाखलत की रोकथाम के लिए अहम तजावीज़ दी हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने खिताब में कहा है कि अगर किसी जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाए तो वो जज फौरन इससे रिपोर्ट करे। रिपोर्ट ना करने की सूरत में जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाएगी। एक आजाद मंच मुंसिफ तभी बन सकता है जब उसको पता हो कि मैंने आजाद ही रहना है। हमें अगर ये एहसास पैदा हो जाए, और उसका टेस्ट एक ही है कि आवाम का हम पे एतमाद हो। अगर आवाम का हम पे एतमाद नहीं तो हम एक आजाद अदलिया की हैसियत से कोई क्लेम नहीं कर सकते। हमारे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कुछ हमारे साथ बैठे, मेरे 4 साल में एक शिकायत मिली और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने रिपोर्ट किया कि उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। मैंने उसको न सिर्फ एप्रिसिएशन का लेटर दिया, साथ एक सर्कुलर इशू किया कि जो भी किसी को इन्फ्लुएंस करने का अटेम्प्ट भी करेगा वो जज फौरन अपने सीनियर को, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को इत्ला देगा। अगर उसने कोई एक्शन नहीं किया या मुझे चीफ जस्टिस को नहीं बताया प्रॉम्प्टली तो वो फिर मिसकॉन्डक्ट होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के अलावा कल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम इदारे सुन ले, अगर इंसाफ नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेंगे। अदालती मामलात में बैरूनी मदाखलत नहीं हो सकती। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पता नहीं किसी इदारे को समझ क्यों नहीं आ रही। फायर वॉलिंग बहुत जरूरी है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामलात में। The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system and we take it seriously. ये नहीं हो सकता, ये हमें देखना है और इस फायर वॉल को डेवलप करना है। I want to say much because हम suo moto में इस चीज को देख रहे हैं। There has to be a firewall. We have to work and all the institutions in the country, and I want them to hear me now. All the institutions in the country must realize कि अगर justice नहीं है तो वो नहीं, justice होगा तो सब चलेंगे। उनके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम चले। If you weaken the justice system, you weaken yourself. Every institution is weakening itself if you weaken justice system. So I don't understand. There's no rocket science about it. Please, justice system has to be strong, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message. Please get through that. पता नहीं क्यों नहीं बात समझ आ रही किसी को। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अदलिया में मदाखलत की रोकथाम से मुतालिक अहम बयान दे रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मुतअद्दिद मौक़ों पर यह वाजे कर चुके हैं कि अदलिया में किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मगर 3 रोज पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी वाजे किया कि इनके दौर में अदलिया में कोई मदाखलत नहीं हुई। मदाखलत के जितने भी वाक़यात हैं वो इनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch, before I took the oath as Chief Justice. चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं कि उनके दौर में अदलिया में कोई मुदाखलत उनके इल्म में नहीं है। अहम बात यह कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुदाखलत से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार खुसूसी तौर पर शामिल हैं। तशवीश की बात यह है कि पिछले कुछ रोज से सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ संगीन मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें उनकी शहरियत और उनकी वालदा के कारोबारी मामला से मुतल्लिक इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मगर हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है। और अहम बात यह है कि ये मनफी मुहिम वो लोग चला रहे हैं जिनमें से कई अफराद मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाते हैं। इसीलिए जजेस की किरदारकुशी की मुहिम पर हुकूमत की खामोशी और बेअमली पर अहम सवालात उठते हैं। और जजेस की ये किरदारकुशी की मुहिम तो अब चल रही है, मगर तशवीश की बात यह है कि जिस वक्त ये खत सामने आया था उसके फौरी बाद ही हुकूमत ने जजेस के साथ खड़े होने के बजाय जजेस के कंडक्ट पर ही सवालात उठा दिए थे। खत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने के ऐलान के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर ने एक सवाल पर यह भी कहा था कि कमीशन ये भी देखेगा कि इल्जामात लगाने वाले जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हैं या नहीं, उनके इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। बतौर हुकूमत हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि एक आवाज़ उठी है, एक
सेट ऑफ एलिगेशंस आया है उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई संजीदा और संगीन मामला है जिसको बड़ी संजीदगी के साथ लेना चाहिए। इसके अलावा वफाकी वजीर कानून ने उसी रोज प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फरीक करार देते हुए दावा किया था कि शायद एक स्टेज पर यह शवाहिद भी आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले में क्या किरदार है। कि इंसाफ ये भूल रही है कि वो फरीक है इस सारे मामले में, और शायद किसी स्टेज पे कुछ और शवाहिद भी आए कि इस सारे मामले के पीछे तहरीक इंसाफ का किस हद तक रोल है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बड़ी संजीदगी से बात करूंगा और किसी किस्म के सियासी बयानबाजी से इज्तनाब भी करूंगा। यानी जिस एग्जीक्यूटिव को इस मामले में अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो एग्जीक्यूटिव इन जजेस को ही कटहरे में खड़े करती नजर आ रही है। और अब तो सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है, जिस पर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एलामिये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ झूठी, बदनीयती पर मबनी और तौहीन आमेज सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें मोअज़्ज़िज़ जज, उनकी अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेजात भी शामिल हैं। एलामिया में यह वाज़ेह किया गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान के सिवा किसी मुल्क की शहरियत कभी नहीं रही। जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका में गैर मामूली सलाहियतों पर मुस्तकिल शहरियत यानी कि ग्रीन कार्ड दिया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमेरिका से पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम किया और मुकीम है, और उन्होंने अपनी तकर्री पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक आगाह भी किया था। एलामिया में यह भी वाज़ेह किया गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार का अपनी वालदा के स्कूल और उसकी इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने ऐसे किसी केस की समाअत भी नहीं की जो उनके खानदान से मुतल्लिक हो। जस्टिस बाबर सत्तार की किरदार कुशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजाहत समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब कैसे आगे बढ़ेगा, क्या मैकेनिज्म बनाया जा सकता है इस मुदाखलत को रोकने के लिए। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिन बाद समाअत करेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमने ये सुनवाया भी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा है कि फायरवॉल डेवलप करना ज़रूरी है ताकि इस मुदाखलत को रोका जा सके। अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट एक तो इस केस को आगे लेके कैसे बढ़ेगा, आपको क्या लगता है, और दूसरा किस किस्म के मैकेनिज्म की ज़रूरत है कि इस मुदाखलत को रोका जा सके। देखिए, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट से तमाम जो बार एसोसिएशंस वगैरह का मुतालबा है, वो तो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इंक्वायरी करे या ख़ुद कोई कमीशन अपॉइंट करे या डायरेक्टली इंक्वायरी करे, क्योंकि गवर्नमेंट से इस किस्म की इंक्वायरी इस सब्जेक्ट पे एक्सपेक्ट करना इट्स यूजलेस। तो वो उस इंक्वायरी में एक्चुअल इस इंसिडेंट के सारी तमाम जो डिटेल्स हैं वो सामने आए। दूसरी ये बात है कि फिर एक बार जब वो डिटेल सामने आती हैं तो फिर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। फिर इंस्टीट्यूशनली ज़रूरत ये है कि एक प्रॉपर मेकनिज़म हो। आप जैसे आप इवन आप क्रिकेटर्स को देखते हैं, क्रिकेटर्स के लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, आईसीसी ने बनाया हुआ है कि कभी भी आपको कोई अप्रोच हो बुकी की तरफ से इधर उधर, तो चाहे आप वो रिजेक्ट करें या कुछ करें, आपने रिपोर्ट करना ज़रूरी है। आपको फिर पूरी उसकी इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, एस्केलेशन होती है, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, एट्सेट्रा। जजेस के लिए कोई इस किस्म का ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, ना सिर्फ जजेस के लिए बल्कि इवन फॉर चीफ जस्टिसेस। तो सम चीफ जस्टिसेस आर प्रोएक्टिव, वो उसमें उन्हें अगर इस किस्म की शिकायत आती है अपने जजेस, हाई कोर्ट के जजेस से या सबॉर्डिनेट जुडिशरी से, तो वो फ़ौरन गवर्नमेंट को मदऊ करते हैं, फिर उस पर कोई कार्रवाई होती है। कुछ चीफ जस्टिसेस होते हैं, उनका एटीट्यूड ये रहा है कि ये तो होता रहता है, हमारे साथ भी होता था, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, बस बर्दाश्त करो। तो देयर नीड्स टू बी सम इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल कि आपने इन केसेस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक बात, ये सिर्फ वन ऑफ इंसिडेंट तो नहीं है ना। अगर आप देखें माजी में कितने पिछले आप 20 सालों में 25 सालों में देखें, हर 2-4 साल बाद
इसी किस्म की कंप्लेंट आती है। काजी फाइज ईसा साहब के केस में भी उन्होंने कोवर्ट सर्वेलेंस की कंप्लेंट की थी। उससे पहले शौकत सिद्दीकी साहब ने यही बात की थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के आला अफसरान मेरे पास आए और उन्होंने केसेस में मुदाखलत करने की कोशिश की। उससे पहले आप चले जाएं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में ये चीज़ सामने आई थी कि जजेस के घरों के अंदर बगिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। उससे पहले आप चले जाएं 98 वगैरह में ये चीज़ सामने आई थी कि तमाम जजेस के जो चेम्बर्स हैं और जो रेस्ट हाउसेस हैं वो बग हो रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल केसेस में तो सामने आया है, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 6 जजेस तो हैं 8 में से जिन्होंने ये खत लिखा है। तो आपके ख्याल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और जब आप कहते हैं कि अगर पता चल गया कि कौन इसके पीछे था, कार्रवाई होगी, आपको लगता है कि ये मामला कार्रवाई तक जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तक जाना चाहिए, या सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट और मैकेनिज्म बना ले कि कैसे रोका जाए? मैं समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी करना ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि आप वैसे तो ये तमाम माजी के जितने भी केसेस जिनका मैंने जिक्र किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि ये बिल्कुल राइट ऑफ प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। मगर उसके बाद कोई ना इंक्वायरी हुई, ना अकाउंटेबिलिटी हुई, और इसीलिए 2-4 साल बाद दोबारा से हुई। तो जब तक आप वो प्रॉपर इंक्वायरी और अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू नहीं करते, तब तक और इदारे भी जो हैं उनमें भी एक रेजिस्टेंस पैदा करने की ज़रूरत है कि उन्हें भी पता लगे कि ये काम करने में एक फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है बाद में कॉन्सिक्वेंसेस हों, 2 साल बाद हों, 4 साल बाद हों, मगर कम से कम एक एहसास तो हो कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर कोई मामला अकाउंटेबिलिटी तक जाएगा उसकी तो तफ्तीश होगी प्रॉपर, और सुप्रीम कोर्ट वो खुद तो नहीं कर सकता, वो तो इदारों के जरिए करनी है, और इसमें गवर्नमेंट का किरदार और उनकी इंटेंशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब इस वक्त तक आप गवर्नमेंट के किरदार को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हमने ये खबर ब्रेक की है, ज़राए ने हमें ये कन्फर्म किया कि जब ये मामला हुआ था, जब ये कैमराज निकले एक जज साहब के घर से, तो उसके बाद उस वक्त के लॉ मिनिस्टर जो आज भी हैं, आज़म नज़ीर तार साहब, उनकी नॉलेज में ये मामला लाया गया। अटॉर्नी जनरल जो उस वक्त भी थे पीडीएम की हुकूमत में, आज भी हैं, पिछले साल उनकी नॉलेज में भी लाया गया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो गवर्नमेंट की नॉलेज में तो था, पहले खत आने से पहले भी शायद वो एक्शन ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। तो अब आपको लग रहा है कि खातिर खा गवर्नमेंट इस पर कोई रोल प्ले करे? देखिए, इसमें गवर्नमेंट विलिंगली तो बिल्कुल नहीं लेगी। अगर आपने देखा हो, जो पहली जबकि ये मामला कैबिनेट के पास गया था और जब पहले वो तसद्दुक़ गिलानी साहब वाली जो कमीशन बनाई गई थी, तो जिस कैबिनेट में कमीशन ये अपॉइंट किया था, उसी कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये तमाम इल्ज़ामात रद्द किए थे। और उन्होंने कहा था कि ये जजेस का इस किस्म की बात करना इनअप्रोप्रिएट थी। तो उन्होंने तो ऑलरेडी अपना माइंड शो कर दिया था हुकूमत ने। तो हुकूमत ऑब्वियसली विलिंगली इस रोड पे नहीं चलेगी, उनको पुश करके ही उस रोड पे चलाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के तहत ही करना पड़ेगा। और दूसरा एक मामला हम ये भी देख रहे हैं, जब से 6 जजेस का ये खत आया है, जस्टिस अतहर मुल्ला के खिलाफ एक कैंपेन चली, बाबर सत्तार के खिलाफ, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर अपना पूरा एक रद्द अमल भी दिया है। और इससे पहले हम देख चुके हैं जब काजी फाइज ईसा का मामला आया था, उनके खिलाफ कैंपेन चली थी। तो इस मामले को कैसे रोका जाए? क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा लगता है हुकूमतें पिक एंड चूज करती हैं। अभी आपको याद होगा कि एक FIA के नोटिस भी सर्व किए गए थे, क्योंकि उस वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को निशाना बनाया तो हुकूमत खामोश है। तो इस पर भी एक जो अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला है वो सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ ये जो अभी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो कैंपेन है, वो तो उसकी बेसिकली 3 रीजंस है। एक तो ये ख़त है, दूसरा उन्होंने जो उनके कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की, जो डिटेंशन बार बार जिन लोगों को जिन हाई कोर्ट्स ने जिनको बेल दी हुई थी उनके फिर डिटेंशन ऑर्डर्स पास करना, किसके कहने पे करना वगैरह, उनकी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है। तीसरी चीज़ है जो कुछ जज साहिबान से मुतालिक ऑडियो लीक्स हुई थी, उस पे उन्होंने ये इंक्वायरी शुरू कर दी, PTA वगैरह को बुला लिया। पैमरा ने तो कह दिया कि वो बेंच से अलग हो जाए। एग्जैक्ट कि ये बात तो छोड़ें कि कहा क्या था, ये पता है कि जजेस के फ़ोन्स वगैरह, इनसे एसोसिएट उनके फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन्स टैप कौन कर रहा है, ये ऑडियो लीक्स आ किधर से रही हैं। उस पे आपने गवर्नमेंट का रिएक्शन देख लिया, उन्होंने कहा कि आप अपने आप को बेंच से रिक्यूज़ कर लें। तो ये मेरी राय में एक
गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्टली टारगेटेड कैंपेन्स हैं, और ये माजी में जो भी जज उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा होता है तो आप अचानक से देखते हैं सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। आज इतना ही, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।